चलिए देखिए, हम लोग टॉपिक कर रहे थे वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में ऑपरेटिंग साइकिल मेथड हो चुका है। और हम लोगों ने कल वाली क्लास में शुरू किया था कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय एस्टिमेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इसमें थोड़े एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए ज़रा सब लोग एक आज हम एग्जाम्पल करेंगे। कल हम लोग एक एग्जाम्पल कर रहे थे, वही समझ लो एक तरीके से हम लोग करेंगे। चलो, अब सबसे पहले आ जाइए। थोड़ी सी नोटिंग करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। लिखिए जरा। देखो ऐसा है ना, अभी तक हम लोगों ने कैसे चैप्टर शुरू किया, देखो स्क्रीन पे। हम लोगों ने पहले ये इंट्रोडक्शन शुरू किया, वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये समझ लिया, और फाइनली हम यहाँ आ गए कि वर्किंग कैपिटल निकालें कैसे। अब इसके दो मेथड हो गए, एक ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू और एक डिफरेंट कंपोनेंट के थ्रू। तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला कर लिया, डिफरेंट कंपोनेंट पे आ गए। अब डिफरेंट कंपोनेंट में दो मेथड होते हैं, एक ग्रॉस वैल्यू बेसिस और एक कैश कॉस्ट बेसिस। तो अब ऐसा करने जा रहा हूं, देखो ग्रॉस वैल्यू की नोटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब कैश कॉस्ट की भी नोटिंग होगी। फिर एक क्वेश्चन होगा जो दोनों से होगा, सवाल एक ही होगा, लगेगा दोनों से। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या आखिर फर्क है कैश कॉस्ट में और ग्रॉस में। समझ आए? क्वेश्चन एक ही होगा, जैसे कल हम लोग नहीं कर रहे थे मैच करवाने के लिए, असल में वो कैश कॉस्ट का क्वेश्चन था तो मैच हो नहीं पा रहा था। तो अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो दोनों से करेंगे। हेडिंग बनाइए जरा, कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6, एस्टिमेशन of working capital by estimating different component of working capital on cash cost basis। on cash cost basis। लिखिए। लिखिए, while working capital is estimated on cash cost basis, cash cost basis statement showing working capital is prepared
In the same manner, as in case of gross value basis, ग्रॉस वैल्यू बेसिस लिखिएगा, बट फॉलोइंग three components are calculated in following manner. पहला, depreciation is not treated as cost of product part of cost of product. दूसरा, लिखिएगा, since depreciation is not treated as part of cost of product, so valuation of finished goods and work in progress is different. In cash cost basis and gross value basis. तीसरा बेटा, लिखिए, डेटर्स are also computed on sales, on cost of sales. Not on sales. Not on sales. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्या चीज है ये? देखिए जरा, देखो,
जब हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे काम करते हैं। एक, सबसे पहले करंट एसेट्स निकालेंगे अलग अलग, कितने का स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश वगैरह, इसको ऐड कर देंगे। जो भी करंट लायबिलिटीज हैं उसको माइनस कर देंगे और फिर हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो जैसे हमने ग्रॉस वैल्यू में करा है वैसे ही हमें कैश बेसिस पे करना है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है? नंबर एक, देखो कैश बेसिस, ये जो अभी पढ़ रहे हो कैश बेसिस, इस कैश बेसिस में क्या होता है, कहा जाता है हम उसी चीज को वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट मानेंगे जो रियलिटी में खर्च करनी पड़ती है। जो खर्च नहीं होती, नॉन कैश आइटम, उसको हम वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं मानेंगे। जैसे देखो बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना। नंबर एक, ये बताओ कल जब हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये छोड़ो कल वाला, आगे आते हैं। देखो क्या बोला मैंने, अब फिर से देखिए। जब हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो वर्किंग कैपिटल को निकालने के दो मेथड थे, एक ऑपरेटिंग साइकिल और एक एस्टिमेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट। ठीक है, जब वर्किंग कैपिटल निकालोगे तो दो मेथड था, एक ऑपरेटिंग साइकिल और एक डिफरेंट कंपोनेंट से कर लो। इसमें दो मेथड हैं, ग्रॉस वैल्यू बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस। तो इन दोनों में फर्क क्या क्या है? फर्क ये है बेटा, कैश कॉस्ट बेसिस कहता है जिसकी नगद पेमेंट करनी पड़ती है उसी को हम वर्किंग कैपिटल का पार्ट मानेंगे। जिसकी नगद पेमेंट नहीं करनी पड़ती उसको हम वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन यहां ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है, तो इससे चेंज क्या हो जाता है, सुनो। नंबर एक, जब भी हमें डेटर निकालना होता है, डेटर, तो डेटर हम लोग जनरली निकालते हैं क्रेडिट सेल पे। क्रेडिट सेल होती है तो क्या होता है, उससे डेटर आएंगे, बोलो। अब जब हम ग्रॉस वैल्यू बेसिस से करते हैं तो डेटर्स को निकालते हैं क्रेडिट सेल पे, जबकि कैश बेसिस में कहता है क्रेडिट सेल पे नहीं निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालेंगे। मैं अभी लॉजिक बताता हूं, किस पे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल पे। अब कहा गया ये कौन सी बात है, इधर देखो। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलके बनती है प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया तो आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल। और बेटा इसमें जब प्रॉफिट ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गई सेल। ठीक है, अब इधर देखना। अब क्या है, जब ग्रॉस वैल्यू बेसिस पे करते हो और जब कैश कॉस्ट बेसिस पे करते हो तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल जो यहाँ है वही यहाँ है, लेबर जो यहाँ है वही यहाँ है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ है, प्राइम कॉस्ट दोनों का सेम है, फैक्ट्री ओवरहेड दोनों का सेम है। ठीक है, अब ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। देखो बेटा, जो हमारे पास रॉ मटेरियल लिखा है, रॉ मटेरियल, इसमें हमारे पास आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये आता है, तब मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, यहाँ से ये सब सिंप्लीफाई करके आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं और इसके बाद आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम लोग ऐड करते थे WIP का ओपनिंग स्टॉक, लेस करते थे WIP का क्लोजिंग स्टॉक। तो ये अगर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है तो आ जाती थी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, इसमें से माइनस कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल। और इसमें जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं तो आज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड, इसको बोलते हैं COGS। ठीक है, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल और इसमें जब प्रॉफिट ऐड किया तब जाके ये बिकता है, समझिएगा।
अगर हम कॉस्ट शीट बनाएं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के साथ तो ऐसे कॉस्ट शीट बनती है, ठीक है। देखना, पहले बताओ इसमें कोई डाउट है? अब इधर देखो, जब ग्रॉस वैल्यू बेसिस पे करोगे और जब कैश कॉस्ट बेसिस पे करोगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब देखो, अगर हम कॉस्ट, अब भाई वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कंपनी की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है वही वर्किंग कैपिटल है। तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो ये दोनों में सेम है, लेबर दोनों में सेम है, डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों में सेम है, प्राइम कॉस्ट दोनों में सेम है, ठीक है। मैं कॉस्ट शीट क्यों बनाने लग गया भाई? फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक होता है, WIP का क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो इनका वैल्यूएशन होगा कैसे? कॉस्ट शीट से ही तो होगा, और कैसे होगा? अब यहां देखो बेटा, तो प्राइम कॉस्ट तक दोनों में सेम होता है। अब आ गए हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में। मैंने आपको बताया था फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री से रिलेटेड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी आता है। तो होता क्या है, जब हम यहां ग्रॉस वैल्यू बेसिस पे काम करते हैं तो डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, तो इसलिए यहां फैक्ट्री ओवरहेड कुछ और होगा। यहां डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते तो यहां कुछ और होगा। समझ आया? अब देखो इधर, अब यहां 2 क्रॉस लगाए, यहां 1 लगाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री कॉस्ट हो गई चेंज। जब चेंज हो गई तो अब यहीं से समझते जाओ। देखो, जब यही फिगर बदल गई तो WIP यहां अलग आएगा, ग्रॉस वैल्यू में अलग, कैश में अलग। फिनिश्ड गुड्स ग्रॉस में अलग आएगा, कैश में अलग। क्यों? एक में डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट मान रहे हो, एक में नहीं मान रहे हो। समझ आया? अच्छा, ये अलग। तो अब देखिए, तो जब हम ग्रॉस वैल्यू बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस पे काम करते हैं तो क्या क्या चेंज होता है? 3 चीज की वैल्यू बदल जाती है। नंबर 1, WIP। क्यों बदलती है? रीजन बताया मैंने। फैक्ट्री ओवरहेड में एक में डेप्रिसिएशन होगा, एक में नहीं होगा, तो जब डेप्रिसिएशन होगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, दूसरे में नहीं होगा तो कॉस्ट कम आएगी। कैश बेसिस कहता है कौन सा डेप्रिसिएशन किसी को देना पड़ता है। एक सोच है कि डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट मान लेना चाहिए। मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट कर देते हो। अकाउंट्स में कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन को मिलता है, या कौन सा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेसमैन को देना पड़ता है? बताओ बेटा, कौन सा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेसमैन को देना पड़ता है, कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन को? हमको तो आज तक कभी नहीं मिला कि कोचिंग ने हमको दिया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझसे मांगा हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रैक्टिकली होता है क्या? ना, हम लोग लिख लेते हैं, पार्टनरशिप में होता होगा कभी, लिख लेते हैं ना, वो भी एक समझौता है। तो वैसे यहां आ जाओ, डेप्रिसिएशन किसी को देना थोड़े ना पड़ता है, तो कहते हैं फालतू डेप्रिसिएशन को भी खर्चा मान लो, सब खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। अननेसेसरी लोन लो, वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा कहां से लेके आओगे? क्रेडिटर वगैरह से उधार लोगे? तो कहते हैं क्यों ऐसे करो? तो डेप्रिसिएशन को हम यहां कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, जबकि डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। अब यहीं से चेंज हो गया, जब ये चेंज हो गया तो इसके नीचे का सब बदल जाएगा ना। तो किसकी किसकी वैल्यूएशन बदल गई? नंबर 1, WIP की वैल्यूएशन चेंज होगी। नंबर दो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन चेंज होगी। दोनों किस पे चेंज होंगे? कॉस्ट विच इज अदर देन डेप्रिसिएशन। किसमें? कैश कॉस्ट में। और जबकि ग्रॉस में कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। 2 तो ये बदल गए। तीसरा सुनना, इधर आओ। तीसरा, जब बेटा डेटर निकाला जाता है, डेटर, तो डेटर ग्रॉस वैल्यू बेसिस में निकालते हो सेल पे, सेल पे हम लोग निकालते हैं। और जबकि कैश कॉस्ट बेसिस में सेल पे नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल पे निकलता है। किस पे? कॉस्ट ऑफ सेल पे। वो क्या लॉजिक देता है? सुनना, क्या लॉजिक देता है वो? ये जो है मेथड, ये क्या लॉजिक देता है? ये लॉजिक ये देता है बेटा, ये कहता है कि ऐसा है, जैसे मान लो मैंने कोई चीज इतने में बनाया, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, उस पे इतना प्रॉफिट ऐड किया, कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर इतना पैसा देगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल कहता है ये बताओ, ये जो सामान तुमने बनाया इसमें इतने पैसे लगे हैं, ये तो कस्टमर देगा, ये कौन सा तुम्हारी जेब से लगा? ये रोजमर्रा की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो कस्टमर देगा ना, इसका इंतजाम उसको करना है।
तुम्हें कौन सा अपनी जेब से प्रॉफिट थोड़े ना लगाना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? बिजनेस की रोजमर्रा की जरूरत के लिए जो पैसे चाहिए, तो प्रॉफिट तो क्लाइंट देगा। तो डेटर्स को हम किस पे निकालते हैं? कैश कॉस्ट बेसिस में, कॉस्ट ऑफ सेल पे। क्यों? यही लॉजिकल है। ये पैसा थोड़े ना लगा है, प्रॉफिट भी लगा है क्या बनाने में? क्या लगा है? कॉस्ट ऑफ सेल। जबकि ग्रॉस वैल्यू बेसिस में किस पे करते हैं? ग्रॉस वैल्यू बेसिस में हम लोग ओवरऑल सेल पे करते हैं। समझ में आई बात? अब चलो समझो क्या क्या पॉइंट हुआ। जब भी ग्रॉस वैल्यू बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो तीन चीजों की वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी। नंबर एक WI पे रॉ मटेरियल नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड से चेंज हो रहा है ना, तो उसके ऊपर तक सब ठीक है। देखो हमारे पास तीन तरह के स्टॉक होते हैं, कौन कौन सा? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, और एक होता है डेटर। प्रॉफिट नहीं लेंगे, डेटर बदल गया। डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, इसलिए फिनिश गुड्स और WIP चेंज हो गए। इन्हीं तीन चीजों की वैल्यूएशन बदल जाती है। स्टेटमेंट कैसे बनेगा? स्टेटमेंट सब ऐसे ही बनेगा जैसे ये वाला भी हम लोगों ने बनाया ये। अच्छा, खुद अपनी सोच से बताओ, अपनी सोच से विच वन इज मोर लॉजिकल, ग्रॉस और कैश? कैश। तो जब सवाल में कुछ नहीं लिखा होगा तो कैश लगाएंगे। उसको बताना पड़ेगा ना कि किस मेथड से करो। नहीं कहेगा तो इंप्लाइड है आप कौन सा करोगे? कैश बेसिस से। अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सुनो। वो हम बना रहे हैं एग्जाम्पल, उसको दोनों मेथड से करेंगे, ग्रॉस से भी कैश से भी, पैरेलल। तब आपके एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिर कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, चलते जाओ। ठीक है, आ जाओ जरा। लिखिए एग्जाम्पल। The following details relate to X Limited, X लिमिटेड। क्या क्या है लिखना बेटा? नंबर एक, सेल्स, ब्रैकेट में लिखना 2 month क्रेडिट, और सेल है 24 लाख की। फिर इसके बाद नीचे लिखिए मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, लिखिए इसमें बेटा 6 लाख। 6 लाख इसी में लिख देना। सप्लायर गिव्स 1 month क्रेडिट, आगे बढ़िए। सेल्स मटेरियल, अगला लिखो वेजेस पेड, वेजेस पेड, और इसमें लिखना मंथली इन अरियर, ब्रैकेट में। ये है वेजेस 4,80,000। आगे बढ़िए नेक्स्ट। वेजेस के बाद लिखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखो 6 लाख। आगे लिखिए ब्रैकेट में लिख लेना 1 month अरियर, मंथली अरियर।
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 150, इसमें भी लिखेंगे मंथली इन अरियर, मंथली इन अरियर। अब उसके बाद आगे लिखेंगे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 'पेड क्वार्टरली इन एडवांस' क्वार्टरली इन एडवांस ये है 75,000। ठीक है, आगे लिखिएगा। assuming that it is policy of company that it keeps 1 month stock of WIP and WIP कह रहा हूँ, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। आगे लिखिए, with 20% margin of safety calculate working capital if it is given that depreciation is treated as part of cost of product। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको करने चल रहे हैं सॉल्व। 2-3 लाइन छोड़ देना क्योंकि एग्जाम्पल खुद से बनाया है, मान लो कोई चीज़ कम ज़्यादा होती है तो। अब यहाँ हो गया सॉल्यूशन। अब लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग statement showing working capital estimation अब एक तरफ लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू बेसिस एक तरफ लिखेंगे कैश कॉस्ट बेसिस
इधर हो जाएंगे हम लोग के पर्टिकुलर्स। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इसके नीचे शुरू करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, अब यहां दो हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं, एक करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटी। बेटा इसमें एक लाइन बढ़ाओ, कंपनी कीप्स 80,000 एज कैश बैलेंस। आइए देखिए, अब एक एक चीज निकालने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, इससे तमाम सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब इधर देखो स्क्रीन पे, इतना काम हो गया कि नहीं? ठीक है, अब इधर देखो मेरी तरफ, देखो बेटा, अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है। देखो ये क्वेश्चन करने का ऑब्जेक्टिव है, समझना, इसको ध्यान से समझ लोगे तमाम सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली लगेंगे। देखो अब इसमें एक लाइन इन्होंने लिख दी कि डेप्रिसिएशन को ये कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, और मजे की बात ये है डेप्रिसिएशन गायब है, तो है तो इसमें लेकिन दिया नहीं है, तो अब उसको पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। एक तो बात ये हो गई, समझ गए? अब एक लाइन और बढ़ाओ। अब बेटा खुद से बनाने पे ऐसे ही होता है ना, इसमें लिखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। देखिए अब वो कह रहा है डेप्रिसिएशन कॉस्ट का पार्ट है लेकिन डेप्रिसिएशन गायब है। अब पहले जब डेप्रिसिएशन का पता चलेगा तभी हम आगे कुछ काम कर पाएंगे, तो हम ऐसे करते हैं। देखो देखिए ये हो गया पहला वर्किंग नोट हमारा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो ऐसा है बेटा, हमें सेल दी है क्वेश्चन में 24 लाख की, 24 लाख की हमें सेल दी है, और ये दिया है हमें जीपी रेशियो ये दे रखा है 20%। जब खाली 20% लिखा है तो इम्प्लाइड है ऑन सेल, वैसे लिख भी दिया था मैंने। अब यहां देखो, तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहूं यहां से, तो ये आ जाता है 24 लाख का 20%, और ये हो गया 480। अब देखो बेटा ये तो एक बात हुई, दूसरी बात देखो, जब हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। तो सेल हमें दे रखी है 24 लाख की,
ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया है 4,80,000 का, ये हमने माइनस कर दिया तो 19,20,000 की ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे सब लोग स्क्रीन पे देखो, अभी मैंने कॉस्ट शीट बनाई थी। देखो इधर, अब ये जो हमारा फिनिश्ड गुड्स है ये वैल्यू होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। फिनिश्ड गुड्स किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो अब क्या है, अब ऐसे करें, क्योंकि हमारे पास एक एक आइटम है, एक एक आइटम होने का मतलब हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, तो अगर हम चेक करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 19,40,000 की, 19,20,000 की आनी चाहिए। अगर हम चेक करें तो, अगर हम चेक करें बेटा तो ये कितना आना चाहिए? 19,20,000। अब यहां हो जरा देखो, अगर हम यहां लिखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप ये देखो हमने लिखा पहले रॉ मटेरियल, हमने पहले लिखा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल हो गया 6 लाख का, क्वेश्चन में दे रखा है, देखते जाओ। फिर उसके बाद बेटा हमें दे रखी है वेजेस, वेजेस दे रखी है 4,80,000 की, और इन दोनों को छोड़ो, इसको हमने ऐड किया तो हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट 12,80,000 की, 10,80,000, और इसमें ऐड कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब इधर देखो, मैन्युफैक्चरिंग हमने मटेरियल लिख दिया, हमने लेबर लिख दी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 लाख के हैं। तो ये देखो बेटा मैंने इसमें ऐड किया 6 लाख, ठीक है। अब 6 लाख ऐड करने पे ये 16 लाख ही तो होगा, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 19,20,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो है डेप्रिसिएशन, वरना ये टैली हो जाता। तो ये जो 2,40,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये क्या है? डेप्रिसिएशन। अब जाके डेप्रिसिएशन मिला। हाँ पूछो पूछो। ना, तुम दो चीज आपस में मिक्स कर दे रहे हो। सेल में से मैंने प्रॉफिट माइनस किया कि ग्रॉस प्रॉफिट? अच्छा, अब इधर देखो नंबर 4, ये इतना हुआ, तो इसका मतलब ये है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो बेटा, अगर मैं यहां निकालूं नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, ग्रॉस वैल्यू बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस, सबसे पहले हमें दिया है मटेरियल 6 लाख का, उसके बाद हमें दे रखी है वेजेस 4,80,000 का, उसके बाद हमें दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 लाख के,
उसके बाद हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन 2,40,000 का, जिसको ग्रॉस वैल्यू में कंसीडर करेंगे, कैश कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका समाया 19,20,000, जबकि ये 16,80,000। 16,80,000। आगे बढ़िए नेक्स्ट। हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखा है 1,50,000 का। हमें सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है 75,000 का। अगर इसका टोटल कर लें तो 21,45,000 यहाँ पे, 19,05,000 यहाँ पे, और ये आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर इसमें ऐड कर दें प्रॉफिट तो आ जाएगी सेल। सेल 24 लाख की दी है, उसका 20% ऊपर निकाला था हम लोगों ने। प्रॉफिट ये आ जाएगा 2,55,000, और ये है 19,05,000। अच्छा, अब सामने देखिए जरा एक बात। देखो, अब जब निकालोगे फिनिश्ड गुड्स तो ग्रॉस वैल्यू में इस पे, लेकिन कैश कॉस्ट में इस पे वैल्यू होगा। जब निकालोगे डेटर तो डेटर ग्रॉस वैल्यू में इस पे, जबकि कैश कॉस्ट में इस पे वैल्यू होगा। समझ में है? अब वो एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक एक करके कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कोई डाउट है इसमें? बेटा, कॉस्ट शीट का मतलब नहीं है ना, कॉस्ट शीट हम बना ही नहीं रहे हैं, हम इसको बनाना ही नहीं चाहते, हम तो एफएम पढ़ रहे हैं, ये वर्किंग नोट है। इसीलिए कहाँ लिखा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कुछ नहीं लिखा। हमें वो कॉस्ट चाहिए जिस पे वो वैल्यू होते हैं, बस दैट्स इट। उसके मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स मिलेंगे वर्किंग कैपिटल के। हाँ, इधर देखो, एक ढंग की चीज़ जो पूछनी चाहिए वो नहीं पूछ रहे हो। सामने देखो, यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 245, यहाँ प्रॉफिट आया है 240, दोनों टैली नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ये जो है 2,480, ये तो ये जो 480 है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये हम लोग का नेट प्रॉफिट है, इसलिए टैली नहीं हो रहा है। ये देखो, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग भी तो माइनस है ना, समझ आया? तो वो कभी टैली नहीं करेगा। आगे बढ़िए, अब एक एक कंपोनेंट निकालेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो आ जाओ नंबर 5 में। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटर्स। डेटर्स तो डेटर्स देखो बेटा, 2 मंथ क्रेडिट सेल, तो अगर 2,40,000 के डेटर्स हैं, 24 लाख की सेल है 12 महीने में, तो 2 महीने की आ गई 4 लाख। तो 4 लाख के डेटर्स आ गए ग्रॉस वैल्यू पे,
कैश कॉस्ट बेसिस पे यही डेटर्स कैलकुलेट होंगे 19,05,000 पे। $317,500। क्योंकि डेटर्स आ चुके हैं तो डेटर का बैलेंस ऊपर लिख देते हैं। डेटर्स ग्रॉस वैल्यू में लिख दिया 4 लाख और यहां लिख दिया बेटा 317,500। डेटर्स के बाद अगली चीज हम जो इवेलुएट करेंगे वो होगा फिनिश्ड स्टॉक। वन मंथ का फिनिश्ड स्टॉक ये अपने पास रखते थे बेटा। तो फिनिश्ड स्टॉक हमेशा वैल्यू होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां है ग्रॉस वैल्यू में 19,20,000। ये 12 महीने का तो एक महीने का 1,60,000। कैश कॉस्ट में 16,80,000 का है। $140। ऊपर लिख लिया फिनिश्ड गुड्स $1,60,000। $140। आगे अब निकालेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने क्या बताया था स्क्रीन पे देखो, कैश कॉस्ट और ग्रॉस में तीन चीजें बदलेंगी। क्या क्या? एक WIP, एक फिनिश गुड्स और एक डेटर। WIP इस क्वेश्चन में ही नहीं है कि WIP रखते हैं ये लोग, और हमने फिनिश गुड्स और डेटर निकाल लिया। तो अब जो जो निकलेगा वो दोनों का सेम होगा, एक ही बार निकालेंगे। अभी तक जो किया वो दो दो बार निकाला। तो रॉ मटेरियल निकालते हैं। रॉ मटेरियल उसी 6 लाख पे निकलेगा। अगर 6 लाख का 12 महीने में तो एक महीने में 50,000। मटेरियल हो गया। अब वेजेस निकाल लेते हैं बेटा। वेजेस पे एक महीने का उधार है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आइए बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस में वेजेस हम लोग के पास क्वेश्चन में दी है 480 की। तो हम कहेंगे अगर 480 की वेजेस पे करते हैं 12 मंथ्स में तो 1 मंथ में 40,000। अब देखो क्या क्या हो गया। सेल्स में से डेटर कैलकुलेट कर लिया, मटेरियल हो गया, अभी क्रेडिटर रह गया है। सप्लायर एक महीने का क्रेडिट देता था।
तो अब निकालेंगे क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। मटेरियल 6 लाख का है, 12 मंथ्स में, तो 1 मंथ में 50,000। ऊपर लिख दीजिए क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल सेल से डेटर, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं जरा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी 1 महीने का ये लोग रोक के रखते हैं। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 150 था 12 मंथ का, तो 1 मंथ का। अब क्या रह गया देखो, सेल हो गया, मटेरियल में से क्रेडिटर हो गए, स्टॉक, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स प्रमोशन एडवांस में पे होता है। इस पे आ जाओ जरा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 75,000, अगर ये 4 क्वार्टर्स का है तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया अपने पास 1 क्वार्टर का 18,750। अब ये सब ऊपर लिख लेते हैं, आ जाओ। क्रेडिटर फॉर मटेरियल हो गया, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 50,000, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 12,500, आउटस्टैंडिंग वेजेस 40,000, आउट सेल्स प्रमोशन है 18,750, क्वेश्चन में लिखा था 80,000 का कैश रखता है,
total of current asset working capital A minus B इसमें ऐड कर दो 20% का मार्जिन, अच्छा करंट लाइबिलिटीज का 152, तब वर्किंग कैपिटल भी चेंज होगी। डबल 56250, वर्किंग कैपिटल किस किसकी बेटा? 45375, हाँ 90750 टोटल 544, हाँ हाँ लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में कल लगभग इन्हीं फिगर्स के साथ एग्जाम्पल 1 किया था हम लोगों ने। अब ये देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, इग्नोर WIP। WIP इग्नोर करना है, कैश कॉस्ट बेसिस पे काम करना है। अब ये देखो, ये जो 4 है, सेल 36 लाख की दी है। सामने देखिए, कल मैंने जो पहला एग्जाम्पल कराया था, सेल है 36 लाख की, मटेरियल पे 2 महीने की क्रेडिट थी 9 लाख का, 2 महीने की क्रेडिट 9 लाख का, और वेजेस 1 महीने रोक के दे रहे थे। तो वेजेस 1 महीने का रोक के दे रहे थे बेटा। और कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 960, उसी को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 80,000 पर मंथ था, तो 12 8 96। फिर उसके बाद आगे पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेशन 240 तक का था, 1 महीने रोक के देते थे, ये है। फिर इसके बाद सेल्स प्रमोशन 120 था, 1 क्वार्टर का एडवांस में, ये भी वही है। फिर आगे 25% का GP था, तो ये रहा GP, ठीक है। डेप्रिसिएशन है इनका कॉस्ट का पार्ट, और लिखा था 1 महीने का स्टॉक रखते हैं, 1 लाख का कैश। तो 1 महीने का रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स है, 1 लाख का कैश है, और इसमें 20% मार्जिन, तो हमारे पास भी 20% मार्जिन था, ठीक है। बस हमने एक चीज़ नहीं लिखा था कि कैश कॉस्ट बेसिस पे काम करना है। कैश कॉस्ट बेसिस पे काम करना है। अब ये जरा मैं रिवाइज करा देता हूँ, और मान लो इसको कल दोनों से ट्राई कर रहे थे ना हम लोग, तो इसी से कर लेते हैं, कैश कॉस्ट बेसिस से, कैश कॉस्ट से। मैं इसी को चाह रहा था कि दोनों से हो जाए। अब बताओ, हाँ वही निकालने जा रहा हूँ बेटा। देखिए अब जरा, अब सामने देखिए, कल तो हमने किया था किसी तरीके से, अब आज हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको बेटा, कि जो आज मैंने मेथड आपको सिखाया कैश कॉस्ट के लिए, क्या करोगे, अब कल इतना टाइम नहीं बचा था ना कि वो क्रॉस चेक हो पाए, तो शॉर्टकट हम लोग कर रहे थे। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन करना हो, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, जैसे आज हम लोगों ने किया है वैसे ही सेल, ये देखो बेटा किया था, आप सामने देख लो तो ठीक ही है, गड़बड़ नहीं। ये देखो कैसे किया था हम लोगों ने, एकदम आखिरी में जरा स्क्रीन पे देखिए, सेल में से GP माइनस करने पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अपना क्वेश्चन देखो, सेल 36 की है, GP 25% का है, माइनस कर दिया तो 27 लाख की आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो 27 लाख आया बेटा, इसमें दोनों चीज है, डेप्रिसिएशन भी तो है ना इसी में। अब डेप्रिसिएशन अलग कर लें, तो अगर अलग करें तो ये देखो ऐसे ऐसे, ये जो 27 लाख है, ये इतना आपकी कॉपी में भी लिखा होगा, यहां जगह है यहां कुछ लिखने की, चलो तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो। अच्छा हाँ, यहां किया तो था। ये देखो बेटा, यही मैं ऐसे आपको कल चेक करा रहा था। अब देखो मेरी बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी आज आपने क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला पॉइंट किया हुआ है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें करें तो ऐसे हो जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा ही क्या क्या, मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, 3 चीजें। इधर देखो,
मटेरियल, ये ग्रॉस वैल्यू बेसिस हो गया, ये कैश कॉस्ट बेसिस हो गया, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ये है नहीं तो इसको ऐड करने पे ये आ गई प्राइम कॉस्ट, दोनों के एक बराबर। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस करने पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, या इसी को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब देखो इन सब का वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये अभी बाद में लिख देंगे, पहले आप इतनी बात समझ लो। अब देखिए तो मेरी तरफ देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर आ चुकी है 27 लाख की, इसी को लिख दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो तो ये आई है 27 लाख की, तो माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेप्रिसिएशन 27 लाख माइनस 16 लाख 20,000 माइनस 9 लाख 60,000, 1,20,000 का आ गया डेप्रिसिएशन। और जबकि यहाँ 16,20,000 प्लस 9,60,000, यहाँ 25,80,000 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया जाएगा। और इसमें बेटा ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन आइए चेक करते हैं कितना है, 240, सेलिंग है 120, तो यहां से आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल 27 लाख प्लस 240 प्लस 120, 306,000,000, 294,000,000। और जब सेल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट सेल में से। सेल हमें क्वेश्चन में 36 लाख की दे रखी है, $540। अब जब कैलकुलेट करोगे फिनिश्ड गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फिनिश गुड्स वैल्यू होगा, WIP क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, हो गया। अब हाँ अभी बताने जा रहा हूं बेटा वो क्या है। अब इधर देखो, अब ये क्वेश्चन भी हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं क्योंकि डेटा तो है ही ना अपने पास, डेटा है। तो अब यहाँ आ जाओ जरा सा, किस में चेंज आएगा बताओ जरा, एक तो डेटर्स में, एक फिनिश गुड्स में, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, और कल शायद हम लोगों ने ग्रॉस वैल्यू पे किया था, कैश वाला होमवर्क हो जाएगा। अब यहाँ हो, जैसे ये एक डेटर निकाला था, अब यहीं मैं निकाल रहा हूँ बेटा, या आप चाहें तो अलग से लिख लें, कोई इसमें नहीं है, मैं ठीक है। ये देखो इधर निकाल ले रहा हूँ डेटर्स, ये जो हैं ये ग्रॉस वैल्यू बेसिस पे है, जब कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे तो डेटर्स को 29,40,000 पे निकालेंगे। 29,40,000 अगर ये सेल है 12 मंथ्स की, तो 2 मंथ की कितनी होगी?
आगे पढ़िए। अब आ जाओ जरा, फिनिश्ड गुड्स निकाल लेते हैं। ये रहा फिनिश्ड गुड्स। ये जो हम लोगों ने फिनिश्ड गुड्स निकाला था, ये 2580 पे निकाला था। देखो ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये कैश वाला हो गया। ये जो फिनिश्ड गुड्स निकला था, ये किस पे निकला था? कैश पे, कैश कॉस्ट पे। अगर इसी को निकालते किस पे? ग्रॉस वैल्यू बेसिस पे, ग्रॉस वैल्यू बेसिस पे। अच्छा, ये निकला तो है 27 लाख पे। ठीक है, दोनों पे निकाला है, तो ये कैश कॉस्ट वाला हो गया और ये ग्रॉस वैल्यू बेसिस वाला हो गया। अब तो सब हो गया, तो अब तो निकाल लोगे ना दोनों पे। तो आज का होमवर्क है, ये आपको करके लाना है दोनों से। तो अभी यहीं तक करेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में।